नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 प्राइम टाइम शो सुपर प्राइम टाइम। शुरुआत बड़ी खबर से। बशर ने मॉस्को से चिट्ठी जारी की है। सीरिया छोड़ने के बाद बशर अल असद ने पहली चिट्ठी जारी की है। दमिश्क छोड़ना पहले से तय नहीं था, ये बशर ने कहा है। 8 दिसंबर की सुबह तक मैं दमिश्क में था, सेना ने सभी मोर्चों पर हथियार डाले, ये बशर ने कहा है अपनी चिट्ठी में। तो सीरिया में इजरायल के हमले निरंतर हो रहे हैं, लेकिन 16 दिसंबर का सूरज उगने से पहले इजरायल ने ऐसा हमला किया कि तारतुस शहर में सूरज जैसी रोशनी फैल गई। कई 100 फीट ऊंचा मशरूम क्लाउड आसमान में दहकने लगा। बेंजामिन के इस फैसले को डर्टी बॉम्ब प्रयोग माना जा रहा है। हालांकि इजरायल ने इसका खंडन किया है। अमेरिका भी इजरायल के समर्थन में है, लेकिन इस एक हमले के बाद अरब देशों में एटमी हथियारों की रेस शुरू हो गई। देखिए कैसे ग्लोबल न्यूक्लियर पावर्स के खेल में अरब के राजनीतिक समीकरण बदलने लगे हैं और सर्वनाश के बादल गहराने लगे हैं। अरब में विनाश का परमाणु बवंडर वास्तविकता बनने की ओर बढ़ रहा है। और क्या सीरिया से आई यह तस्वीर उसका पहला प्रमाण है? सोलह दिसंबर का दिन निकलने से पहले इजरायल के रमात डेविड एयरबेस से F-15E उड़ान भरने लगी। इनका मिशन था सीरिया में असद के हथियार ठिकानों को भस्म करना। तीन 1000 किलोमीटर की टॉप स्पीड से उड़ते हुए इजरायली जेट ठीक 9 मिनट 8 सेकंड बाद तारतुस पहुंच गए और उसके बाद जो हुआ उसे लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड किया। हमला इतना जबरदस्त था कि विस्फोट होते ही आसमान में कई 100 फीट ऊंचा मशरूम क्लाउड बन गया। फाइटर जेट की गर्जना सुनकर तारतुस के लोगों की नींद टूटी और उन्होंने मोबाइल कैमरे की रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। अलग अलग एंगल से तस्वीरें हमले की तीव्रता बता रही हैं। देखिए 4 कैमरों से रिकॉर्ड हुई फुटेज हमें मिली है। देखिए इस धमाके की अलग अलग एंगल से रिकॉर्ड की गई तस्वीरों में विशालकाय मशरूम क्लाउड नजर आ रहा है। मशरूम क्लाउड और शॉक वेव का घेरा बहुत तीव्र धमाके से बनता है। सवाल यह है कि क्या इजरायल ने तारतुस पर डर्टी बॉम्ब से हमला किया है? क्या इजरायल ने कम तीव्रता वाले किसी प्रतिबंधित बॉम्ब का प्रयोग किया है? क्या इजरायल ने टैक्टिकल बॉम्ब से हमला किया है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि तारतुस बेस पर इजरायल का हमला इतना जबरदस्त था कि सीरिया की धरती कांप उठी। इजरायल के धमाके से सीरिया में कंपन महसूस किया गया। धमाके के बाद रिक्टर स्केल ट्रिगर हो गया। 3.1 तीव्रता वाले भूकंप जैसे झटके रिकॉर्ड किए गए। धमाके के 30 मिनट बाद तक आग धधकती रही। बीते 12 साल में सीरिया पर इतनी तीव्रता का विस्फोट नहीं हुआ था। इसे टैक्टिकल न्यूक्लियर या प्रतिबंधित बम हमला इसलिए माना जा रहा है क्योंकि परमाणु परीक्षण के दौरान भी इसी तरह का मशरूम क्लाउड बनता है। ये सीरिया के तारतुस पर 16 दिसंबर को इजरायल के हमले की तस्वीरें हैं और दूसरी तस्वीर 1957 में अमेरिका के नेवाडा में परमाणु परीक्षण के दौरान रिकॉर्ड की गई थी।
दोनों एक ही पैटर्न वाले मशरूम क्लाउड बन रहे हैं। शॉक वेव नजर आ रही है। बेंजामिन वायुसेना के इस हमले से अरब में परमाणु होड़ की आशंका फैल गई है। हालांकि इजरायल ने कहा है कि हमला सीरियाई सेना के हथियार गोदाम पर किया गया। हमले के लिए साधारण बम का प्रयोग किया गया। धमाके से गोदाम में रखे बम फटने लगे। मशरूम क्लाउड आफ्टर ब्लास्ट की वजह से बना। हालांकि ईरान ने प्रतिबंधित बम से हमले की आशंका जताई है, क्योंकि अरब में इजरायल इकलौती परमाणु शक्ति है। लेकिन इसे ना उसने कभी आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया, ना ही इसका खंडन किया। उधर सीप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है कि इजरायल अघोषित परमाणु शक्ति है और उसके पास कुल 80 परमाणु बमों का जखीरा है। इनमें एयरक्राफ्ट से ग्रेविटी के सहारे गिराए जाने वाले बम 30 हैं, जबकि 50 ऐसे हैं जिन्हें मिसाइल से लॉन्च किया जा सकता है। इन बमों को लॉन्च करने वाली मिसाइल का नाम है जेरिको 2 IRBM यानी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इजरायल की जेरिको मिसाइल की रेंज 7800 किलोमीटर तक है। रफ्तार के मामले में यह इजरायल की हाइपरसोनिक गति वाली मिसाइल कही जाती है। इजरायल के इस हमले के बाद अरब में परमाणु हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है और इसके साथ ही अरब क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का केंद्र भी बन सकता है। अमेरिकी कांग्रेस ने इसकी आशंका 2014 में ही जताई थी। 2014 में यूएस कांग्रेस ने सर्वसम्मति से पश्चिमी एशिया परमाणु प्रसार प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में इजरायल से परमाणु हथियार त्यागने की अपील की गई। इस प्रस्ताव में कहा गया कि अरब में परमाणु हथियारों की होड़ जोर पकड़ रही है। करीब 25 साल पहले ही परमाणु ऊर्जा के नाम पर ईरान ने अपना परमाणु हथियार कार्यक्रम शुरू कर दिया था और अब वो परमाणु हथियार बनाने के करीब है। अरब के देश परमाणु आपातकाल में आत्मरक्षा के लिए अमेरिका या रूस पर निर्भर हैं और यही एक कारण है जो सीरिया के इस विस्फोट के बाद अरब क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय वर्चस्व की जंग का केंद्र बिंदु बना सकता है। अरब के कई देशों में सीक्रेट परमाणु कार्यक्रम चल रहे हैं। ईरान वेपन ग्रेड परमाणु संवर्धन के करीब है और कुछ ही महीनों में 12 परमाणु बम बना सकता है। इसके अलावा यूएई में 2020 से परमाणु ऊर्जा उत्पादन की शुरुआत हुई, जिसकी आड़ में वो परमाणु बम बनाना चाहता है। सऊदी अरब भी परमाणु कार्यक्रम पर फोकस कर रहा है। इजिप्ट भी परमाणु शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा रखता है। अरब में वर्चस्व कायम करने के लिए परमाणु शक्ति बहुत जरूरी है और परमाणु तकनीक मिलने पर अमेरिकी खेमे वाले इन देशों का झुकाव बदल सकता है। मई 2008 में अमेरिका सऊदी अरब के बीच एटम्स फॉर पीस समझौता हुआ। इसके तहत अमेरिका ने सऊदी का सिविलियन परमाणु कार्यक्रम शुरू कराया। जनवरी 2012 में सऊदी अरब ने चीन के साथ परस्पर परमाणु सहयोग कार्यक्रम शुरू किया। सऊदी को उम्मीद है कि चीन परमाणु बम बनाने में उसकी मदद कर सकता है। परमाणु बम बनाने का सपना साकार हुआ तो सऊदी अरब रूस के साथ भी जा सकता है। इसी तरह इजिप्ट 2004-2005 में कायरो के इंशास प्लांट में परमाणु बम बनाने की कोशिश में था। IAEA की जांच में पता लगा कि इजिप्ट चोरी से यूरेनियम संवर्धन कर रहा था। इजिप्ट को भी परमाणु तकनीक मिली तो वो रूस के खेमे में जा सकता है।
इजराइल अघोषित परमाणु शक्ति है, ईरान परमाणु शक्ति बनने की कगार पर है और इसी वजह से अरब में परमाणु हथियारों की होड़ तेज हो गई है, क्योंकि कोई भी देश रक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर रहना नहीं चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। लगातार युद्ध और नेटो से मदद की खेप के इंतजार में यूक्रेन कमजोर जरूर पड़ गया, लेकिन यूक्रेन के हौसले कम नहीं हुए। यूक्रेन में सैनिकों की कमी के बीच यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने मोर्चा संभाला है। रूस में मौजूद जासूसों के नेटवर्क को एक्टिव कर दिया गया और अब दबे पांव रूसी ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। 3 दिनों में ही रूस को जबरदस्त नुकसान हुआ है। हवा में उड़ने वाले फाइटर जेट, समंदर में चलने वाले रूसी टैंकर और पटरी पर दौड़ने वाली रेलगाड़ियों पर रहस्यमय तरीके से हमले हुए हैं। हर हमले का वीडियो यूक्रेनी खुफिया एजेंसी और सेना की तरफ से जारी किया गया है, इसलिए दुनिया आसानी से समझ चुकी है कि रूस में गुरिल्ला प्रहार कौन कर रहा है। एक ही दिन बीता है जब खार्किव में रूसी S-400 से निकली ऐसी ही एक मिसाइल ने यूक्रेनी सुखोई 25 के टुकड़े कर दिए। आसमान में मिसाइल ने यूक्रेनी फाइटर जेट का पीछा किया और फिर विमान आग का गोला बन गया। यूक्रेन के पास S-400 जैसा ताकतवर एयर डिफेंस तो नहीं, लेकिन यूक्रेन ने गुरिल्ला प्रहार से इसका बदला ले लिया है। यूक्रेन के पास रूस की तरह मिसाइलों का भंडार नहीं है और न ही रूस की तरह एक ही दिन में 100 से अधिक ड्रोन हमले की ताकत। लेकिन यूक्रेन ने रूसी सेना को दहशत से भर दिया। यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत है यूक्रेन की खुफिया एजेंसी। रूस में फैला जासूसों का जाल, छिपकर हमला करने का तरीका। अब यूक्रेन की नई रणनीति के आगे रूस की बड़ी बड़ी मिसाइलें नाकाम हैं। रूस के भारी भरकम बॉम्बर और लड़ाकू विमान भी हमलों को रोकने की ताकत नहीं रखते। क्योंकि अब हर हमला दबे पांव किया जा रहा है। रूस की जमीन पर हमले हो रहे हैं। छोटे छोटे हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। यूक्रेन ने पिछले 3 दिनों से रूस की ऐसी जगहों पर हमला किया जहां से रूसी सेना का पहरा बेहद कम है। यूक्रेन ने बगैर ड्रोन का इस्तेमाल किए रूसी सेना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। बगैर मिसाइल के यूक्रेन ने रूस के फाइटर जेट को भस्म कर दिया। एक ही दिन में 3 रेल इंजन को आग लगाकर नष्ट कर दिया। सेना के तेल सप्लाई रूट को धमाके से उड़ा दिया और एक रेल ब्रिज को नष्ट कर दिया। इतना ही नहीं, समंदर में भी कोहराम मचा है। रूस के 2 तेल टैंकर डूबने वाले हैं। इसे भी एक बड़ी साजिश माना जा रहा है। रूस को मिल रहे लगातार शॉक की डिटेल भी बताएंगे, लेकिन पहले यह बता देते हैं कि अगर वाकई ये गुरिल्ला हमले हैं और रूस इन हमलों के रहस्य को सुलझा लेता है तो दुनिया को कितनी बड़ी जंग का सामना करना पड़ेगा। रूस के लिए हैरानी की बात है कि यूक्रेन के सीक्रेट एजेंट्स आखिर इतने ताकतवर कैसे हो गए। रूस को शक है नेटो देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। नेटो रूस में सीक्रेट हमले करा रहा है। हमलों की प्लानिंग भी नेटो कर रहा है। पिछले दिनों नेटो को इस बात की भनक लगी थी कि रूस यूरोप या नेटो के किसी देश पर हमले की प्लानिंग कर रहा है।
रूस के टारगेट पर अमेरिकी सैन्य बेस हो सकते हैं। रूस की प्लानिंग का अंदाजा होते ही एक तरफ नेटो देशों ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी, तो दूसरी तरफ रूस में अचानक रहस्यमय तरीके से हमले होने लगे। यही वजह है कि रूस को लग रहा है कि ये हमले यूक्रेन के नाम पर नेटो कर रहा है। रूस में क्या कुछ हुआ है ये आपको बताते हैं। तो इन रहस्यमय हमलों से रूसी सेना में भय बढ़ता जा रहा है। 14 दिसंबर को रूस के क्रास्नोदर के किर्स्क एयरबेस में अचानक आग लग गई। आग में रूसी फाइटर जेट सुखोई 30 भस्म हो गया। रूस को यूक्रेन के जासूसों के हमले का शक है। शक इसलिए है क्योंकि आग का वीडियो यूक्रेनी सेना ने जारी किया है। इससे एक दिन पहले 13 दिसंबर को क्रास्नोदर में ही 3 रेल इंजन्स में अचानक आग लग गई थी। तीनों ट्रेन सेना की सप्लाई के काम में लगी थी। यह हमला क्रीमिया बॉर्डर के पास किया गया। हमलों का रहस्य नहीं रूसी एजेंसियों को तब तक नहीं सुलझा सकी है। ज़ैपोरिज़िया में क्रीमिया से तेल लाने वाली रूसी ट्रेन पर भी हमला हुआ। पहले धमाके से रेलवे ट्रैक को उड़ाया गया, फिर रूसी ट्रेन पर हाइमार्स से हमला किया गया। इस हमले में इंजन और 40 तेल टैंकर भस्म हो गए। हमले के बाद क्रीमिया से रूसी सैनिकों को तेल सप्लाई बंद हो गई। ये वीडियो भी यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने जारी किया है। दावा है कि रूस के उलियानोवस्क में रेल ब्रिज को नष्ट कर दिया गया। ये रूसी सेना की सप्लाई का अहम रूट है। कार में अचानक धमाका हुआ और कार सवार के चीथड़े उड़ गए। ये कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि रूस की एक जेल के पूर्व जेलर थे। यूक्रेन ने कोई दावा नहीं किया है, लेकिन हमला यूक्रेन का ही था क्योंकि ये अफसर जेल में यूक्रेनी कैदियों को टॉर्चर करने के लिए कुख्यात था। इसने यूक्रेनी कैदियों को कई तरह की यातनाएं दी थी, इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि यह यूक्रेनी जासूसों का हमला था और रूसी जनरल से बदला लिया गया। काला सागर में भी हड़कंप मचा है। रूस का एक टैंक अचानक 2 टुकड़ों में बढ़ गया। दावा किया जा रहा है कि यह समंदर में तूफान की वजह से हुआ, लेकिन सवाल है कि आखिर बरसों से लंबी लंबी यात्रा करने वाला जहाज 2 टुकड़ों में कैसे बढ़ गया। रूस का एक और तेल टैंक भी इसी इलाके में डूब रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि दोनों तेल टैंकर में टक्कर हो गई थी। यह सब खराब मौसम की वजह से हुआ, लेकिन विशेषज्ञ इसे बड़ी साजिश करार दे रहे हैं। कर्च स्ट्रेट में तेल फैलने लगा है। माना जा रहा है कि यह यूक्रेन का हमला हो सकता है, जिसकी वजह से दोनों रूसी टैंकर क्षतिग्रस्त हो गए। एक रिपोर्ट में दावा है कि नेटो देश रूस के खिलाफ कई प्लान तैयार कर चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि बाइडेन की यह कोशिश है कि कार्यकाल खत्म होने से पहले रूस नेटो के बीच तनाव चरम पर पहुंच जाए, ताकि ट्रंप युद्ध खत्म करने की जगह यूक्रेन की मदद के लिए मजबूर हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो रूस यूक्रेन की जंग में इस समय ठीक वैसे ही बारूद बरस रहा है जैसा युद्ध के शुरुआती चरण में कब्जे की जंग के दौरान बरसा था। हालांकि इस बारूदी तबाही का मकसद अब भी कब्जा ही है, लेकिन इस बार कब्जे की मियाद तय कर ली गई है। पुतिन 20 जनवरी से पहले कीव फतेह के प्लान को एक्टिवेट कर चुके हैं, जिसकी पुष्टि यूरोपियन यूनियन के ज़ेलेंस्की समर्थक देश भी कर रहे हैं, जिन पर ट्रंप का टेरर हावी हो चुका है। तो क्या ज़ेलेंस्की के हाथ से कीव निकलने वाला है या फिर जंग को आगे भी विस्तार मिलने वाला है? देखिए इस रिपोर्ट में। ये तैयारी निर्णायक जंग की। यूक्रेन की जमीन पर रूस के झंडे को लहराने की। यूक्रेनी सेना को यूक्रेन के पूर्वी हिस्से से पीछे धकेलने की। तस्वीरों में आप जिस फाइटर प्लेन को देख रहे हैं वो रूस का बेहद घातक हवाई योद्धा Su-57 है।
जिसके वॉर जोन के आसमान पर उड़ने का मतलब है जंग में जीत अपने नाम करना। और इस जीत को पुख्ता करने के लिए ही रूस ने इस फाइटर जेट को और ज्यादा घातक बना लिया। लेकिन सवाल यह है कि रूस को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्यों रूस ने जंग के विस्तार का अनुमान लगा लिया है? या फिर रणनीति कुछ और है? पुतिन लांघेंगे दहलीज या अब टारगेट की? क्रेमलिन की तरफ से कई बार यह बताया जा चुका है कि रूस का टारगेट यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा है, जहां पुतिन स्वायत्त सत्ता को स्थायी बनाना चाहते हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की नाटो और ईयू की मदद से ऐसा होने से रोक रहे हैं। रूस के खिलाफ युद्ध को घातक बना रहे हैं, रूस के अंदर तक पहुंचकर कब्जे की स्थिति बना रहे हैं। इसलिए यूक्रेन जैसे ही स्थिति बदलने की दिशा में कदम उठा रहा है, वैसे ही पुतिन भी अपना टारगेट बदलते जा रहे हैं। और अब दावा किया जा रहा है कि पुतिन कीव को टारगेट बनाकर जंग को विस्तार दे रहे हैं। और इसके लिए पहला टारगेट है डोनेत्स्क ओब्लास्ट, जहां बारूदी विध्वंस से रूसी सेना ने तबाही मचा रखी है। इसी डोनेत्स्क ओब्लास्ट की दो तस्वीरें ये भी हैं। इसमें वेलिका नोवोलिस्का के पास नोवोचेरितोवोतोई क्षेत्र में रूसी फोर्स के हमले में यूक्रेनी सशस्त्र बल की एक ब्रिगेड को ही नष्ट कर दिया गया। इस हमले में रूस ने फाप का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा कोस्तिया तेनिवका पर किए गए ड्रोन हमलों में रूसी फोर्स ने यूक्रेनी फोर्स का किला ही ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में यूक्रेनी सैनिक मारे गए। आखिर पुतिन के इरादे क्या है? टारगेट अगर कीव है तो पूर्वी यूक्रेन पर घातक हमले क्यों हो रहे हैं? क्या रूसी फोर्स की कार्रवाई रणनीतिक बढ़त के लिए घातक होती जा रही है? लेकिन बात सिर्फ रणनीतिक बढ़त की है तो ताबड़तोड़ हमले क्यों किए जा रहे हैं? कहीं ये रणनीति ट्रंप शासन के निकट भविष्य पर आधारित तो नहीं है? प्रश्न उठना स्वाभाविक है और प्रश्नों का उत्तर यूक्रेन को मिलने वाली मदद के भविष्य से मिलता है, जिसमें ट्रंप की अहम भूमिका है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इसके पहले डोनेत्स्क में रूसी फोर्स और उनके समर्थक बैटल ग्रुप्स ने किस तबाही को अंजाम दिया है, पहले से जान लीजिए। और डोनेत्स्क में अलग अलग क्षेत्रों में रूस के बैटल ग्रुप यूक्रेनी फोर्स का खात्मा कर रहे हैं, जिसमें तो सेंट बैटल ग्रुप ने 24 घंटे में यूक्रेनी फोर्स के 10 हमले नाकाम कर दिए। वही 280 से ज्यादा एएफयू सैनिकों की हत्या भी कर दी। इस बैटल ग्रुप ने टेक्निकल फोर्स पर भी बड़ा हमला किया है। वही युग बैटल ग्रुप ने अपनी कार्रवाई में यूक्रेन को मिले एम्स्टा बी और D30 के टुकड़े और अवशेष नष्ट कर दिए। इसके अलावा यूक्रेन के 2 टैंकों को भी ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा 2 ब्रैडली आर्मर्ड इन्फेंट्री व्हीकल भी नष्ट किए हैं। इसके अलावा जैपट बैटल ग्रुप ने डोनेत्स्क ओब्लास्ट में ही यूक्रेन की 5 ब्रिगेड को युद्ध में हरा दिया। उनके मिलिट्री व्हीकल और आर्टिलरी ध्वस्त कर दिए। दावा किया गया है कि उन्होंने 550 से ज्यादा एएफयू सैनिकों को मार डाला है, जबकि वोस्तोक बैटल ग्रुप ने यूक्रेन के 155 सैनिकों की हत्या कर दी है। इस कार्रवाई में फ्रांसीसी हॉवित्जर तोप को नष्ट कर दिया गया और पार्टीजन रॉकेट सिस्टम को भी तबाह कर दिया गया। इसके अलावा एक्टिव भूमिका निभाने वाले सेवर बैटल ग्रुप ने खार्किव की दिशा में एएफयू को खदेड़ दिया। इस कार्रवाई में 70 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है, जबकि D30 हॉवित्जर और गाड़ियां भी नष्ट की गई है। नेप्र बैटल ग्रुप की कार्रवाई में यूक्रेनी गोला बारूद का डिपो नष्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध स्टेशन को तबाह किया गया है और 70 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की हत्या की गई है। इसी कार्रवाई के बाद रूसी फोर्स के बढ़ते कदमों ने ऑपरेशन नीप्रो की पुष्टि कर दी। रूसी सेना डोनेत्स्क से मारिंग की तरफ आगे बढ़ी। रूसी फोर्स के बढ़ते हुए कदमों को देखकर कुराखोव में मौजूद यूक्रेनी सैनिकों ने पोस्ट छोड़ दी। अब रूसी सेना कुराखोव से वेसिलकीवका की तरफ बढ़ रही है, जिस पर कब्जे के बाद वो सिनेलनिको की तरफ बढ़ेंगे और नीप्रो पर कब्जे के लिए आखिरी घातक हमला करेंगे।
डोनेस्क पर रूस के विनाशकारी बारूद का मकसद सबको पता है। यूक्रेनी फोर्स से यूक्रेन का पूर्वी क्षेत्र को आजाद कराना। लेकिन इसके लिए रूसी फोर्स ने रास्ता चुना है निप्रो का, वो क्षेत्र जहां से यूक्रेन की फोर्स को रिचार्ज मिलता है। इसलिए रूसी फोर्स अपने पुराने वॉर प्लान के तहत ही फिर से आगे बढ़ रही, लेकिन इस बार बारूदी तबाही पहले से कई गुना ज्यादा हो रही, जिसका सीधा मतलब है कि रूस अब घातक हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन को दहलाने के लिए कर रहा है। यही वजह है कि वेलिका नोवोसिल्का के नोवोचेरितोवातोए में मौजूद यूक्रेन पोस्ट पर पाप बम का इस्तेमाल किया गया है, जिसके धमाके की गूंज सुनकर कोस्तियातिनिवका में एएफयू कमजोर पड़ी और ड्रोन अटैक में सब नष्ट हो गया। तो दूसरी तरफ इन हमलों से कुराखोव में मौजूद यूक्रेनी सैनिकों ने रूस से टकराने की बजाय भागना बेहतर समझा। यानी हमले घातक, लेकिन निप्रो हासिल करना रूस के लिए इतना जरूरी क्यों, इसे भी हम आपको संक्षेप में बताते हैं। निप्रो शहर यूक्रेन का चौथा सबसे बड़ा सप्लाई केंद्र है। निप्रो शहर की सीमा के अंदर ही इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। इसी कॉम्प्लेक्स में यूक्रेनी सेना के लिए हथियार बनते हैं। एएफयू के लिए ड्रोन के हार्डवेयर भी निप्रो में तैयार होते हैं। ड्रोन के लिए लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म भी निप्रो में ही बनते हैं। इसके अलावा यूक्रेन का एग्रीकल्चर भी निप्रो शहर पर ही निर्भर है और इसी शहर को यूक्रेन की केमिकल इंडस्ट्रीज का हब कहा जाता है। यही वजह है कि रूस ने जब रुबेज के अपग्रेडेड वर्जन और एशनिक का टेस्ट किया तो पहला निशाना निप्रो को बनाया, और अब रूस का यह बारूदी मिशन 2 केंद्रों पर ही आधारित कर दिया गया है ताकि 20 जनवरी से पहले या तो कीव फतह हो या फिर निप्रो रूस के कब्जे में हो, जिसके संकेत ईयू ने भी दे दिए। सबसे बड़ा संकेत यह है कि अब जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स ने यूक्रेन को टॉसर मिसाइल देने से इनकार कर दिया है। तो वहीं स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट ने घोषणा कर दी है कि रूस को जमीन सौंपे बिना शांति स्थापना असंभव है। और इन संकेतों के तार जुड़ते हैं अमेरिका में 20 जनवरी को होने वाले सत्ता परिवर्तन से, जिसमें ट्रंप पावर में होंगे और वो अपने इरादे जाहिर कर चुके हैं कि रूस के प्रस्ताव पर विचार जारी है। वहीं नाटो को लेकर भी ट्रंप का रुख सख्त है, इसलिए माना जा रहा है कि युद्ध विराम पुतिन की शर्तों के अनुसार कब्जे वाली जगहों पर यथास्थिति के रूप में ही होगा। इसलिए पुतिन निप्रो तक जल्द से जल्द पहुंचना चाहते हैं। तो वहीं ज़ेलेंस्की अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि 18 और 19 दिसंबर को ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन की बैठक होगी, जिसमें यूक्रेन के भविष्य का फैसला ज़ेलेंस्की की मौजूदगी में हो सकता है, लेकिन यह फैसला भी रूस के पक्ष में जाने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। के शुरुआती हफ्तों में पुतिन हर कीमत पर कुर्स्क को आजाद करवाना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने 10,000 कोरियाई सैनिकों को सिर्फ कुर्स्क में उतारा हुआ है। हालांकि पुतिन की यह रणनीति अब फेल होती नजर आ रही है। दरअसल ज़ेलेंस्की ने कुर्स्क में स्टॉर्म शैडो और हाइमार्स मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिससे किम की सेना में हड़कंप मचा है। बड़ी संख्या में उत्तर कोरिया के सैनिक मारे जा रहे हैं। यूक्रेन को कुर्स्क की जमीन पर लड़ते 4 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक पुतिन की सेना रूसी जमीन खाली नहीं करवा सकी। कुर्स्क अब यूक्रेन जंग का सेंटर बन चुका है। यूक्रेन किसी भी हाल में कुर्स्क पर कब्जा बनाए रखना चाहता है। वहीं पुतिन किसी भी कीमत पर ट्रंप की शपथ से पहले कुर्स्क खाली करवाने की जिद पर अड़े हैं। पुतिन ने कुर्स्क खाली कराने का जिम्मा अपने मित्र किम जोंग को सौंपा है, जिसकी पुष्टि महज 48 घंटे पहले ही एक बार फिर ज़ेलेंस्की ने की थी।
करीब 48 घंटे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति ने वीडियो मैसेज के जरिए कोरियाई सैनिकों की कुर्स्क में होने की जानकारी दी थी और अब इन सैनिकों के वीडियो भी यूक्रेन ने जारी करने शुरू कर दिए हैं। हालांकि ये वीडियो जिंदा नहीं बल्कि मृत कोरियाई सैनिकों के हैं। बर्फ के बीच जमीन पर मौजूद ये शव किम जोंग के सैनिकों के हैं। दावा है कि ये सैनिक यूक्रेन के हमलों में मारे गए। ये वीडियो यूक्रेन ने एफपीवी ड्रोन से कैप्चर किया, जिसमें करीब 22 सैनिकों के शव होने का दावा किया गया। यूक्रेन के हमले में सिर्फ कोरियाई सैनिक ही नहीं बल्कि उसके कमांडर भी मारे जा रहे हैं। ये तस्वीरें एक कोरियाई अधिकारी के अंतिम संस्कार की हैं। दावा है कि इसकी मौत यूक्रेनी स्टॉर्म शैडो मिसाइल के हमले में हुई। यूक्रेन का दावा है कि बीते 24 घंटे में उत्तर कोरिया के 30 सैनिक मारे गए हैं। वहीं 42 सैनिक घायल होने की रिपोर्ट है। यूक्रेन ने कोरियाई सैनिकों की कई चौकियों पर कब्जे का दावा भी किया है। यूक्रेन की माने तो आने वाले वक्त में कुर्स्क की जंग में मरने वाले कोरियाई सैनिकों का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, जिसकी वजह है उनकी 70 साल पुरानी तकनीक। दावा है कि उत्तर कोरिया के सैनिक जंग में 70 साल पुराने हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी जंग लड़ने की रणनीति भी कई साल पुरानी है, जिसकी वजह से यूक्रेन के सामने उनका टिकना बेहद मुश्किल है। यूक्रेन ने कई ऐसे वीडियो भी जारी किए हैं जिसमें कोरियाई सैनिक जंगलों में पुरानी राइफल के साथ नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में उत्तर कोरिया के कई सैनिक नजर आ रहे हैं। इनके हाथों में जो राइफल दिख रही है वो सालों पुरानी मोसिन नांगत राइफल है। अब इस वीडियो में देखिए, कोरियाई सैनिक के पास वही पुरानी राइफल है। वो ड्रोन पर लकड़ी फेंक रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, किम का सैनिक ड्रोन को मार गिराने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। दरअसल मोसिन राइफल को सोवियत संघ ने 1882 में बनाया था। ये उस दौर की सबसे आधुनिक राइफल में शामिल थी। महज 9 सालों में 3 करोड़ 20 लाख राइफल तैयार की गई। दूसरे विश्व युद्ध तक इस राइफल का काफी इस्तेमाल होता था। ऐसे में यूक्रेन जल्द से जल्द कोरियाई सैनिकों की टुकड़ियों को खत्म करने की तैयारी में है। ज़ेलेंस्की के जवान कोरियाई सैनिकों पर स्टॉर्म शैडो और हाइमार्स मिसाइलों से हमले कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यूक्रेन जल्द GBU-39 बमों से हमले की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के लिए यूक्रेन MiG-29 फाइटर जेट का इस्तेमाल करेगा। यूक्रेन की आक्रामकता को देखते हुए पुतिन की सेना भी एक्शन में है। रूस के सैनिक अब कुर्स्क में मौजूद यूक्रेन सैन्य चौकियों पर ड्रोन से हमले कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों पर हमले के लिए फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त कुर्स्क की करीब 800 वर्ग किलोमीटर जमीन पर यूक्रेन का कब्जा है, जिसे पुतिन हर हालात में मुक्त करवाना चाहते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुर्स्क की जंग और तेज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत मंच। और पिछले 28 दिन से अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां रहस्यमय ड्रोन की पहेली को सुलझाने में लगी हैं, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। अब तक अमेरिका के शहरों में कई रहस्यमय ड्रोन देखे जा चुके हैं। उन्हें किसने भेजा और वो क्यों भेजे गए, इसको लेकर कई तरह के सवाल बाइडेन सरकार से किए जा रहे हैं।
एक तरफ अरब में बने बारूदी हालात में अमेरिका फंसा हुआ है, दूसरी तरफ एक और संकट आ गया है। अमेरिका के आसमान में ड्रोन दिखाई दे रहे हैं और पिछले कुछ वक्त में ड्रोन की संख्या बढ़ी है, जिससे अमेरिका की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया था। पहला ड्रोन, दूसरा ड्रोन, तीसरा ड्रोन, चौथा ड्रोन, पांचवा ड्रोन। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि इस तरह के रहस्यमयी ड्रोन अब तक 50 से ज्यादा देखे जा चुके हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि 18 नवंबर से इस तरह के ड्रोन देखे जा रहे हैं। अमेरिका के 6 राज्यों में अब तक ड्रोन देखे जा चुके हैं। कुछ ड्रोन सामान्य से ज्यादा बड़े हैं, जिनका विंग स्पैन 8 से 10 फीट है। अब तक न्यू जर्सी में ही 79 ड्रोन देखे जा चुके हैं। न्यू जर्सी के अलावा न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया, मैसाचुसेट्स, कनेक्टिकट और वर्जीनिया में इस तरह के ड्रोन देखे गए हैं। मोरिस काउंटी, न्यू जर्सी से 18 नवंबर को पहला रहस्यमयी ड्रोन देखा गया था। तब इस घटना पर गौर नहीं किया गया, लेकिन अब इनकी संख्या ज्यादा बढ़ने से इसे अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा माना जा रहा है। हालांकि इसके लिए 3 थ्योरी सामने आ रही हैं। इसको लेकर कोई गैस लीकेज ढूंढने में ड्रोन का इस्तेमाल बता रहा है, कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल की खोज में ड्रोन का इस्तेमाल बता रहा है, जबकि कई लोग इसे ईरान की साजिश बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि अटलांटिक की तरफ से ड्रोन आ रहे हैं, जहां ईरान ने गुप्त ठिकाना बना लिया है। इसी ठिकाने से ड्रोन अमेरिका की जासूसी के लिए न्यू जर्सी और दूसरे इलाकों तक पहुंच रहे हैं। इस मामले पर बाइडेन सरकार पर विरोधी दल हमलावर हो गए हैं। निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर बाइडेन सरकार से सफाई मांगी है और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। अगर वाकई बाइडेन प्रशासन को यह मालूम नहीं है कि ये ड्रोन क्या है, तो उन्हें निसंदेह मार गिराना चाहिए। अमेरिका में यह बड़ा मुद्दा बन चुका है, जबकि इस बीच बाइडेन सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के लिए एजेंसियों को कहा है। जल्द ही इससे जुड़ी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। इस बीच FBI की तरफ से कहा गया है, फिलहाल इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ये ड्रोन राष्ट्रीय सुरक्षा या नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले हैं, लेकिन फिर भी लोग इसे लेकर काफी चिंतित हैं। लोगों की चिंता जायज है, लेकिन जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, उन्हें देखकर लगता है कि इस मामले को कुछ ज्यादा ही तूल दिया जा रहा है। कई इलाकों में आसमान में 50 मिनट तक ड्रोन देखे गए, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी घबराहट देखी गई। लेकिन अमेरिकी रक्षा एजेंसी इस मामले पर खामोश है। हो सकता है इसके पीछे कोई गहरा षड्यंत्र हो, जिसे सुलझाने में अमेरिका फिलहाल कामयाब नहीं हो पा रहा है। हो सकता है इसके पीछे ईरान हो। No, it's not. It looks like it. Yeah, but they're not moving. That's an airplane. Hang on. ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। That's an airplane. Okay. Over there is, but look at Yeah, that one. and I'm sorry. और 24 घंटे पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से बंधकों की रिहाई पर बात की थी, जिसके कुछ देर बाद ही इजरायल ने यमन में हूती और गाजा पर बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी। सवाल है कि क्या यह स्ट्राइक ट्रंप के इशारे पर की गई? क्या बमबारी के जरिए बेंजामिन बंधकों की रिहाई के लिए दबाव बनाने की तैयारी में? इस रिपोर्ट में देखिए। बीती रात गाजा की जमीन एक बार फिर दहल उठी। रात के वक्त इजराइल के फाइटर जेट गाजा में दाखिल हुए और खान यूनिस से लेकर अल नुसीरत कैंप तक भीषण बमबारी की। इजराइल का हमला कितना जबरदस्त था, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है।
ये वीडियो खान यूनिस में बमबारी के कुछ घंटे बाद का है। हर तरफ तबाही मची है। रेस्क्यू टीम बचे हुए लोगों के साथ मिलकर घायलों को अस्पताल पहुंचा रही है। वहीं एक इमारत के ऊपरी हिस्से में आग लगी है, जहां फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। आईडीएफ ने खान यूनिस में मौजूद नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स के पास भी बमबारी की। इस हमले में 2 स्कूल की इमारतें और 6 मकान तबाह हो गए। करीब 91 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। इजराइल ने खान यूनिस से पहले यहां से 16 किलोमीटर दूर अल-नुसीरत कैंप पर भी बमबारी की थी, जिसमें करीब 30 लोगों की मौत का दावा किया गया है। आईडीएफ का दावा है कि यहां हमास के सीक्रेट ठिकाने थे, जिन्हें एयर स्ट्राइक कर तबाह कर दिया गया। हमले में अहमद बर्क के मारे जाने का दावा है। यह हमास की सेंट्रल कैंप ब्रिगेड में प्लाटून कमांडर था। इजराइल इसे भले हमास को खत्म करने का ऑपरेशन करार दे रहा है, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो बेंजामिन एयर स्ट्राइक के जरिए हमास पर दबाव बनाने की कोशिश में है, ताकि जल्द से जल्द बंधक समझौते को अंजाम तक पहुंचाया जा सके। इसे लेकर हाल ही में बेंजामिन ने अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी चर्चा करने की पुष्टि की है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा, मैंने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति से बात की है। हमारी बंधकों की रिहाई को लेकर चर्चा हुई है। हम बंधकों को जल्द घर वापस लाएंगे। फिलहाल इस पर जितना कम बात करें उतना बेहतर है। बेंजामिन के आदेश पर जहां आईडीएफ गाजा को तहला रहा है, वहीं यमन में मौजूद हूती पर भी इजराइल ने बड़ी एयर स्ट्राइक की। हूती के खिलाफ ऑपरेशन में अमेरिका और ब्रिटेन ने भी उसका साथ दिया। अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल की वायुसेना ने एक साथ हूती पर हमला किया। पश्चिमी यमन में हूती के ठिकानों पर बमबारी की गई। सदा और अमरान में हूती के 5 मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए गए। दरअसल इजराइल ने हिजबुल्लाह को बेहद कमजोर कर दिया है। वहीं सीरिया में प्रॉक्सी नेटवर्क खत्म हो चुका है। अब हमास की इकलौती उम्मीद यमन में मौजूद हूती है। ऐसे में इजराइल की कोशिश अब हूती को भी कमजोर करने की है, ताकि हमास के हौसलों को तोड़ा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।